हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये कैलोरीमेट्री का एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड with 1 kilogram of steam at 100 degree centigrade. What will be composition of the system when thermal equilibrium is reached? Latent heat of fusion, latent heat of vaporization and specific heat capacity of water हमें given है. ऐसी प्रॉब्लम में देखिए हमें हीट गिवन एंड हीट टेकन इन दोनों का एक साथ हिसाब रखना होता है और हमें देखना होता है कि फाइनल टेम्परेचर क्या हो सकता है. इसमें एक बात तो श्योर है बच्चों कि अगर आइस 0 डिग्री पर है और स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो 3 पॉसिबिलिटी हैं. या तो फाइनल टेम्परेचर 0 होगा, या फाइनल टेम्परेचर 100 होगा, या फाइनल टेम्परेचर 0 और 100 के बीच में होगा. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती. तो अगर हम एक एक करके पॉसिबिलिटीज़ रूल्ड आउट करना शुरू करें तो सबसे पहले हम 1 किलोग्राम ऑफ आइस को लेते हैं. 1 किलोग्राम ऑफ आइस को अगर हमें मेल्ट करवा के 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बनाना है एट 0 डिग्री, केवल स्टेट चेंज होगी, ऐसे केस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो ऐसे केस में हमें पता है कि Q = m/L होता है. मास 1 kg है और L हमें गिवन है. इससे हमें पता लग जाएगा कि 1 किलोग्राम ऑफ आइस जब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री पर तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी. अब इस 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा. मान लेते हैं कि 0 से बढ़ के अगर 100 हो जाए, या तो ये 0 से बढ़ के 100 तक होगा या 0 और 100 के बीच में कुछ होगा. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती. तो अगर मैं ले कि मान लीजिए कि 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री चेंज हो रहा है तो ms इंटू डेल्टा थीटा लगा देंगे. तो ms इंटू डेल्टा थीटा लगाने पर हमारे पास Q2 आ जाता है. m 1 kg है, s हमें पता है, डेल्टा t हमने कितना ले लिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया. इससे हमारे पास आ जाता है कि कितनी हीट की और ज़रूरत पड़ेगी 4.2 इंटू 10⁵ जूल. तो ये हमारे पास 100 डिग्री तक वाटर पहुँच गया. अब ज़रा ये चेक कर लेते हैं कि स्टीम जब पूरी की पूरी कंडेंस्ड हो रही है, अगर स्टीम कंडेंस्ड होके 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाएगी तो कितनी हीट स्टीम देगी. तो हमें पता है कि ऐसे केस में Q = m/L लगा दें. स्टेट चेंज हो रही है, स्टीम कंडेंस होकर वाटर बना रही है. m हमें पता है और L हमें पता है. इससे हमारे पास ये आ जाता है 22.6 इंटू 10⁵ जूल. अब अगर आप Q1 एंड Q2 को ऐड कर दें तो Q1 और Q2 को ऐड करने पर भी हमारे पास जो फाइनल हीट आती है वो 7.56 इंटू 10⁵ जूल आती है, जो कि 22.6 इंटू 10⁵ जूल से कम है. इसका मतलब हमें क्लियर ये पता लग जाता है कि अगर पूरी की पूरी स्टीम कंडेंस ना भी हो, कुछ पार्शल स्टीम ही अगर कंडेंस्ड हो तो वो भी 7.56 इंटू 10⁵ जूल हीट हमें दे सकती है और रिमेनिंग जो है वो स्टीम ही रहेगी. तो हमें पता लग जाता है कि फाइनल टेम्परेचर ऐसे केस में 100 होगा, क्योंकि 100 पर वाटर पहुंच गया और स्टीम भी अगर 100 पर है तो अब इसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता. फाइनल कंपोजिशन निकालने के लिए हमें चेक कर सकते हैं कि कितनी स्टीम कंडेंस हुई होगी. तो हम ये देख लेते हैं कि इतनी हीट की ज़रूरत है वाटर को 100 डिग्री तक पहुंचने के लिए. इसको अगर हम m इंटू LF के बराबर रख दें, लेटेंट हीट ऑफ L इंटू LV के बराबर रख दें, m इंटू LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हमारे पास मास ऑफ आइस पता लग जाएगा कि कितना मास ऑफ स्टीम कितना कंडेंस हुआ होगा. तो ऐसे केस में हम ये देख सकते हैं. So Q1 dash is greater than Q1 plus Q2. So whole water will reach 100 degree centigrade and steam will condense only partially. Now both steam and water are at 100 degree centigrade, so no heat exchange can take place. So if amount of steam condensed is m dash, then m dash into LV should be equal to Q1 plus Q2. इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो m dash हमारे पास 335 ग्राम आ जाता है. इसका मतलब 335 ग्राम क्या है, स्टीम कंडेंस हो गई. तो स्टीम कितनी बची, 1000 ग्राम में से 335 ग्राम कंडेंस हो गई, 665 ग्राम बची. और ये वाटर में कन्वर्ट हो गई तो वाटर कितना बचा, 100 ग्राम प्लस 335 ग्राम, दैट इज़ 1335 ग्राम वाटर रहेगा और फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, हैव ए गुड डे.